हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख है 2 दिसंबर 2024, साल का आखिरी महीना, दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आइए आज के मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं और देश भर की बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दिसंबर 2024 तक ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी से अपील की है कि वे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधाओं से जोड़ें। इसके लिए दिसंबर 2024 की समय सीमा तय की गई है। अच्छी खबर यह है कि अब गांव के लोग भी इन डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में 50,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 1 करोड़ रुपए के आर्ण के स्वीकृति पत्र भी सौंपे हैं। चलिए अगला अपडेट एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक से जुड़ा हुआ है। एडीबी भारत में बागवानी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए $10 करोड़ का आर्ण प्रदान करेगा। यह समझौता भारत सरकार और एडीबी के बीच हुआ है। साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 25% तक बढ़ने की उम्मीद है। यह दावा एक रिसर्च फर्म जेफरीज ने किया है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भी अपडेट आ रहा है। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में फडणवीस सबसे आगे माने जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन सरकार गठन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री पद का फैसला अभी लंबित है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले इसका ऐलान हो जाएगा। खबर यह भी है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसी बीच अजीत पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, जबकि डिप्टी सीएम एनसीपी और शिवसेना से बनाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा पर एक गंभीर दुर्घटना हुई, जहां एक बस खाई में गिर गई। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 5 से 6 लोगों की जान चली गई और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह बस सिलीगुड़ी से गंगटोक की ओर जा रही थी। इसी तरह की एक और बस दुर्घटना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी हुई, जहां खाई में गिरने से एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 18 यात्री घायल हो गए। अब बात करते हैं दिल्ली की एक चौंकाने वाली घटना की। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान किसी ने पानी फेंक दिया। आरोपी की पिटाई मौके पर मौजूद समर्थकों ने कर दी और बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। यह घटना ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई, जब केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि यह हमला बीजेपी के इशारे पर कराया गया। पार्टी का कहना है कि आरोपी के पास स्प्रिट और माचिस थी, जिससे केजरीवाल को जलाकर मारने की कोशिश की गई। इस हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। दोस्तों, खबर है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर वसूली करने और धमकी देने का आरोप है। बीजेपी ने इस मामले में एक गैंगस्टर के साथ उनकी बातचीत की ऑडियो क्लिप भी जारी की थी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। अडानी कंपनी पर लगे आरोपों के बीच गौतम अडानी ने पहली बार खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि साहसिक सपने देखने वालों की दुनिया हमेशा परीक्षा लेती है, लेकिन चुनौतियां हमें तोड़ने के बजाय और मजबूत बनाती हैं। हिंडनबर्ग विवाद और अमेरिका में रिश्वत देने के आरोपों पर बोलते हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि उनके रास्ते में आई हर रुकावट उनकी सफलता की सीढ़ी बनी है। जयपुर में आयोजित इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड्स कार्यक्रम के दौरान गौतम अडानी ने इस बारे में बात की और अमेरिका में लगाए गए आरोपों का खंडन भी किया। अब एक बड़े कानूनी फैसले की बात करें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग पत्नी से सहमति से संबंध बनाना भी बलात्कार के तहत आएगा। एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पति को 10 साल की सजा सुनाई।
नागपुर बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा। चलिए, खेल जगत से भारत के लिए एक शानदार खबर आ रही है। भारत ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए चीन ताइपे को 160 रनों से हराया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। वहीं अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को मात दी, जिसमें हमारी टीम लक्ष्य से 43 रन पीछे रह गई। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि यह टूर्नामेंट अब हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित होगा। भारत के दबाव के चलते आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा और उन्होंने यह स्वीकार किया कि 2031 तक भारत में होने वाले टूर्नामेंट भी इसी मॉडल पर होंगे। अगले साल फरवरी 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब हाइब्रिड फॉर्मेट में होगी। इसका मतलब यह है कि टूर्नामेंट के कुछ मुकाबले पाकिस्तान में होंगे और बाकी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। यह भी तय हो चुका है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी, क्योंकि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं, जो नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने भविष्य निधि को लेकर अहम घोषणा की है। अब बकाया भविष्य निधि जमा पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में ईपीएफओ माफी योजना 2024 की सिफारिश की गई है। अब सवाल उठता है कि यह माफी योजना 2024 क्या है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप आगे देख सकते हैं। साथ ही इस बैठक में ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब ईपीएफओ सदस्यों को निपटाने की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। पहले 24 तारीख तक निपटाए गए दावे के लिए ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक दिया जाता था। इसके अलावा सरकार ने बताया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं को सिर्फ एक सरल ऑनलाइन घोषणा करनी होगी। दोस्तों, ईपीएफओ ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे कर्मचारी अब बिना आधार कार्ड के भी अपना पीएफ निकाल सकते हैं। आमतौर पर पीएफ क्लेम के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है, लेकिन हाल ही में ईपीएफओ ने आधार से जुड़े कुछ नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना आधार लिंक किए भी फिजिकल क्लेम अप्रूवल मिल सकेगा, यानी कर्मचारी अपना पीएफ का पैसा प्राप्त कर सकेंगे। अब सवाल है कि किन कर्मचारियों को यह छूट मिलेगी। इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने पीएफ से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और अब विदेश में जा चुके हैं। ऐसे मामलों में आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो लोग भारत छोड़कर विदेश में बस गए हैं और वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं, वे भी बिना आधार कार्ड के अपना पीएफ क्लेम सेटल करा सकते हैं। यह एक बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो इन विशेष श्रेणियों में आते हैं। नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी इस नियम से छूट मिलेगी, जो ईपीएफओ की ओर से दी गई एक बड़ी राहत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेल्जियम दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस तरह के वर्कर्स के लिए मातृत्व अवकाश और पेंशन का प्रावधान लागू किया है। यह नया कानून वर्कर्स के अधिकारों को लेकर एक बड़ा कदम है। वहीं एक और खबर यह है कि एपीसी ने लंदन में भारत टैक्स 2025 रोड शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में फैशन इंडस्ट्री के कई बड़े ब्रांड शामिल हुए। भारत का कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और अब कई देश टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं। यूके और भारत के बीच भी मजबूत व्यापारिक संबंध है और इसी दिशा में एपीसी ने यह रोड शो आयोजित किया। चलिए, खबर है कि आईआईएसएफ 2024 का आयोजन शुरू हो गया है। भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव की शुरुआत आईआईटी गुवाहाटी में हुई है। असम में यह कार्यक्रम 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। वहीं नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भी आज रविवार से शुरू होने जा रहा है। इस विशेष महोत्सव में नागा जनजातियों की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा।
यह फेस्टिवल नागालैंड की आदिवासी जनजातियों की संस्कृति और परंपरा को दर्शाने वाला एक अहम आयोजन है। चलिए अगली बड़ी खबर पर ध्यान दें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु श्यामदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले चिन्मयी दास की गिरफ्तारी की खबर आई थी और अब एक और हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है कि प्रवक्ता ने यह दावा किया है। इसी बीच खबर है कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 47 बांग्लादेशी नागरिकों को भी पकड़ा गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं भारत में आरएसएस ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाए। कल ही विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध करने का फैसला लिया था। इसके अलावा इस घटना पर भारत में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। त्रिपुरा के अगरतला स्थित एक मल्टी स्पेशलिटी निजी अस्पताल ने यह घोषणा की है कि वे बांग्लादेशी नागरिकों का इलाज नहीं करेंगे। यह कदम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में उठाया गया है। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे मस्जिद विवाद के संदर्भ में खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी सपा के प्रतिनिधियों को यहां प्रवेश करने से रोका गया है और 10 दिसंबर तक इस क्षेत्र में 12 लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं वक्फ बिल में संशोधन को लेकर प्रोफेसर शाहिद अख्तर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन बिल गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि इसमें महिलाओं और जरूरतमंदों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। प्रोफेसर अख्तर, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं, खुद एक मुस्लिम होते हुए वक्फ संशोधन बिल की सराहना करते हुए इसे सम्मानित बताया। इस पर विरोध करने वालों को भी इस बिल के महत्व पर पुनः विचार करना चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखें। महंगाई को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है जिसमें कच्चे पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दिखने लगा है। इसके कारण एफएमसीजी कंपनियों ने साबुन के दाम 8% तक बढ़ा दिए हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि लक्स, लाइफबॉय, लिरिल, पियर और अन्य सभी कंपनियों के साबुन अब इस दिसंबर से महंगे हो जाएंगे। कंपनियों का कहना है कि पाम ऑयल की कीमतों में 35% तक वृद्धि हुई है। यही कारण है कि वे अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इस बदलाव को आप टेबल में देख सकते हैं जिसमें कुछ साबुन के पैक्स के पुराने और नए दाम की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आज से यानी दिसंबर से ही मोबाइल सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओटीपी और अन्य कई नए नियमों में बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। नियमों के अनुसार ग्राहकों को ओटीपी कुछ देरी से प्राप्त हो सकता है। दिसंबर आईटीआर दाखिल करने का आखिरी महीना है और अब गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड में यह बदलाव किया है। इसके अलावा आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट कराने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर है। 1 दिसंबर से देश में कई अहम नियमों में बदलाव हो चुके हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर तक के बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा कुछ बैंकों ने एफडी रेट्स में भी संशोधन किया है। जैसे इंडियन बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए दिसंबर से एक खुशखबरी आई है क्योंकि उन्होंने अपनी 2 स्पेशल एफडी स्कीम्स के निवेश का समय बढ़ाकर 30 जनवरी 2025 तक कर दिया है। इन योजनाओं में निवेश पर 8% से भी अधिक ब्याज मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है। देश के 9 राज्यों में महिलाओं के खातों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली जाएगी, जिसमें कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि देने की योजनाएं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों के संदर्भ में गेम चेंजर साबित हो रही हैं, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने इस तरह की योजनाएं लागू की हैं।
मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत लाभ मिल रहा है। हालांकि इस तरह की योजनाएं पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना के चुनावी वादों का हिस्सा भी रही हैं, लेकिन कर्नाटक ने महिलाओं के लिए सबसे अधिक धन आवंटित किया है। इस वर्ष 2024 से 25 में अलग अलग राज्यों में सरकारों ने जो योजनाएं बनाई हैं, वे इस टेबल में दी गई हैं। इनमें असम राज्य में महिलाओं को रुपये दिए गए हैं। मिलते हैं छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 1 रुपये की राशि दी जाती है।